हेलो वॉरियर, वेलकम टू जीएस फ्लक्स। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर होने वाला है प्रारंभिक कथन, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा किताब पढ़ना, पूरा बुक पढ़ना अपने आप में एक बल्कि सा हो जाता है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करवा दूंगा, आप अपने बुक में भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं। और बुक रीडिंग के साथ साथ आप अपने बुक में उसे उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, कब, प्रारंभिक कथन, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आप जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उसे आप अपने से रीड कीजिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ होने वाला है कि नर्मदा नदी। देखो ये आरंभिक लोग के बारे में होने वाला है। पहले लाइन को पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो आरंभिक लोगों के बारे में ये कथन कहा गया हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आरंभिक लोग किस नदी के तट पर रहते थे, तो यहाँ पहला आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो आगे आगे की लाइन है कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आरंभिक लोग अपना गुजर बसर यानी कैसे रहते थे, कैसे खाना पीना अपना बनाते थे। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उनका खाना जो था, भोजन के लिए जो इस्तेमाल किया करते थे, पेड़ के जड़ों, पेड़ के फलों तथा जंगल के अन्य बहुत सारा उत्पाद। जैसे कि आप फल में ही देख सकते हैं कि पेड़ के ही कुछ अवशेष होते होंगे। और यहाँ फिर दूसरा है कि वे जानवरों का आखेट शिकार किया करते थे। शिकार मतलब कि वो जानवरों को मारकर भी खाते थे। तो आप अपने बुक में ये हाईलाइट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ हमारा देश भारत हो गया। और आप देखिए यहाँ कि किरथर और सुलेमान, ठीक है, किरथर और सुलेमान। क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस क्षेत्र में गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपज प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के स्थान पे। तो आगे की लाइन है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन बनाना शुरू किया? तो आरंभिक लोग जो थे, जो शुरुआती के लोग रहे होंगे, जिनके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो लोगों ने पहले भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग गांव में रहते थे। फिर आगे की लाइन है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो आप यहाँ मानचित्र यानी कि मैप में देख सकते हैं। ये रहा गारो पहाड़िया। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, असम जो आपका पूर्ववर्ती राज्य है, ये रहा। और यहाँ ये मिडिल जो सेंटर है, इंडिया का जो सेंटर, मध्य भारत जिसे बोल सकते हैं हम,
कि यहाँ रहा विंध्यन की पहाड़ियाँ, तो इस क्षेत्र में जो था, इस क्षेत्र में चावल का उपज शुरू हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। यहाँ क्या हुआ था? तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। समझे? तो आप सिंधु नदी के किनारे जो नगर फले फूले थे, तो आप उनके बारे में सुना ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है। अब आता है गंगा व उसकी सहायक नदी। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में 2500 वर्ष पूर्व वाले नगरों का विकास हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध साम्राज्य, आप जो हम लोग वर्तमान बिहार, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा के दक्षिण में किस राजवंश का उदय हुआ? तो उदय हुआ या वहाँ पे स्थित था, तो मगध साम्राज्य। तो हम अब आगे की पॉइंट देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देश का नाम, तो आपने लूसेंट अगर पढ़ा होगा, तो पहला लूसेंट का लाइन ही यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। ईरान और यूनान, ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। अब भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत एक समूह यानी एक कबीले का नाम था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भरत नाम का एक समूह था, एक कबीला बोल सकते हैं इसे। इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, यानी कि इस कबीले का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब यहाँ पे आता है कि भाई पंडुलिपियाँ क्या होती है? पंडुलिपियाँ क्या होती है? ठीक है, हम देखते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी में पंडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। यह शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ जो था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया, पंडुलिपियाँ कहा गया। ये पंडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो आप यहाँ ताम्रपत्र देख सकते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पंडुलिपियाँ किस प्रकार, मतलब क्या होता था? तो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल होता था, या फिर तार का पत्ता। आप अगर बिहार से होंगे तो आप तार का पत्ता से भली-भाँति अवगत होंगे। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये भी था कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग ही किया करते थे, क्योंकि जो भी उच्च वर्गीय थे वो तो सिर्फ संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि महाकाव्य जो भी चीज़ है, मतलब बड़ा-बड़ा ग्रंथ जो भी है, सब तो संस्कृत में ही है। तो आप इससे अवगत होंगे। तो यहाँ भी कुछ पॉइंट है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए जैसे अभी हम इसे पढ़ रहे हैं, तब किस भाषा में पढ़ रहे हैं भैया? तो हम इसे हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है? आप लोग समझे होंगे।
अब यहाँ एक और पॉइंट है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, यानी पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अध्ययन करता है, जो इसका पता लगाता है इससे क्या चीज़ जिसका अध्ययन जो करता है उसे हम आर्कोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद कहते हैं। आप ये देख सकते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्रति छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन करते हैं? तो पुरातत्वविद करते हैं। अब एक यहाँ पॉइंट है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप बुक रीड करिएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बीसी और रुकिए थोड़ा सा, हाँ, बीसी और कहाँ गया यार, क्या हुआ? ठीक है, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। तो जो बीसी है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ बिफोर क्राइस्ट हो गया। तो आप ये समझा दें आपको, अगर टाइमलाइन आप देखे होंगे, ठीक है, ये अगर टाइमलाइन हुआ, अगर यहाँ 0 हुआ, ठीक है, यहाँ से हम जो अभी चल रहा है हमारा 1 2 3 4, यहाँ जे अभी क्या चल रहा है 2026। अब इसे यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 1,00,000 साल जो भी है, ठीक है, इधर यहाँ से माइनस में जाएगा। तो फिर यहाँ ये हुआ ईसा मसीह का जन्म। तो इससे पहले का जो भी समय होगा ये हम बीसी में लिखते हैं, और इसके बाद का जो भी समय हुआ वो हम एडी में लिखते हैं, क्योंकि अब बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का अगर यहाँ जन्म हुआ तो एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो हम बिफोर क्राइस्ट जो है इसे ईसा मसीह के जन्म से पहले कहेंगे, और एडी जो है एनो डोमिनी, इसे ईसा मसीह के जन्म से कहें या फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद कहें। इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और इसे हिंदी में ईसा ईस्वी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट नोट जो मैंने बनाया है आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था, आरंभिक लोग कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, वो क्या थे? आरंभिक लोग क्या थे? कुशल संग्राहक, यानी कि अपना स्टोरेज रखते थे, कुशल संग्राहक थे। विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब कि जंगल का जो भी विशाल जो खनिज वगैरह मिलता था, संपदा था जंगलों का, उससे अवगत थे। अब भोजन में जड़ों, फूलों एंड अन्य जंगली उत्पाद का प्रयोग करते थे, और जानवरों का शिकार किया करते थे, ठीक है, पहला पॉइंट था, ठीक है। अब उत्तर-पश्चिम में क्या था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री-पुरुषों ने मिलकर गेहूँ, जौ उपजाया था, और उन्होंने आरंभिक लोग जो थे भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया था, ठीक है। ये लोग गाँव में रहते थे, कृषि का विकास हुआ और चावल उपजाया गया। चावल कहाँ उपजाया गया? तो आप देख सकते हैं, ये जो था आपको मैंने क्या बताया था, गारो पहाड़ी और विंध्यन पहाड़ी, यानी कि जो ये अगर हमारा भारत हो गया तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ इसके मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ी और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी। तो इसके जो क्षेत्र था ये वाला, चावल यहाँ उपजाया गया, ठीक है ना? आगे देखें तो सिंधु और सहायक नदी के किनारे 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और सहायक नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे, ठीक है। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में एक बहुत महान साम्राज्य हुआ करता था, जिसे मगध साम्राज्य, जो वर्तमान में हम बिहार के हैं। तो वर्तमान में जो बिहार है उसे मगध कहा जाता था। वहाँ के शासक अत्यधिक शक्तिशाली थे, ठीक है ना? तो अब देश के नाम के बारे में हम आए तो इंडिया जो था, इंडस जिसे कहा गया, संस्कृत में इसे सिंधु कहा गया, ठीक है।
2500 वर्ष पूर्व ईरानी ने हिंदोस और यूनानियों ने इंदोस कहा, जिसे सिंधु नदी को कहा था। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। भरत एक कबीला था जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है ना। अब एक पॉइंट है ये, पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, जो हाथ से लिखा हुआ है उसे पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं हम। इसे तारपत्रों अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे विशेष रूप से इसे बनाया जाता था। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग सिर्फ आम लोग ही किया करते थे, क्योंकि संस्कृत जो उस समय भाषा थी, संस्कृत जो थी उस समय जो विद्वान लोग थे, जो ब्राह्मण थे, जो बड़े लोग थे, वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है ना। अब पुरातत्वविद यानी कि आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अतीत के प्रयोग, कहाँ गया, सॉरी, ठीक है। अतीत में प्रयोग लाई जाने वाली पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, चित्रों, अवशेषों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उसे आर्कोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद कहा जाता है। इतिहासकार, अतीत का अध्ययन करने वाले भी इतिहासकार कहा जाता है। और बीसी और एडी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार और आपसे जिक्र कर लेते हैं। तो ये ठीक है। अगर टाइमलाइन है तो यहाँ अगर 0 हो गया, ठीक है, ये तो ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म से पहले एडी यानी कि एन्नो डोमिनी इधर बीसी। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।